हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग ईसीजी यानी इकोकार्डियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। ईसीजी मीन्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज ग्राफिकली प्रेजेंटेड। तो ईसीजी को अच्छे से समझने के लिए हमें हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम क्या क्या हैं। तो जो हार्ट है उसके कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसको जान लेते हैं। तो ये हमारा हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है ये है। तो सबसे पहले इसमें आता है एसए नोड। यहाँ पे हमारा एसए नोड होता है। एसए नोड जो है ये सुपीरियर पार्ट ऑफ वॉल ऑफ राइट एट्रियम में यहाँ देखिए सिचुएटेड होता है, और जस्ट बिलो दी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कोवा, ये सुपीरियर वेना कोवा है, इसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो है रेगुलर इम्पल्सेस इनिशिएट होती हैं एसए नोड से। दूसरा जो है ये पार्ट होता है इंटरनोडल पाथवे। तो इंटरनोडल पाथवे के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एवी नोड तक ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे हमारा ये एवी नोड है। नेक्स्ट उसके बाद पार्टिसिपेट करता है एवी नोड। एवी नोड जो है वो राइट एट्रियम के साइड नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। इसका सिचुएशन आप देख सकते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है। और एवी नोड में जो कंडक्शन है ये स्लो होता है। स्लो कंडक्शन इसलिए होता है ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। अगर वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, वेंट्रिकुलर अच्छे से फील नहीं होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए एवी नोड में जो कंडक्शन है वो स्लो होता है। एवी नोड के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बंडल ऑफ हीच तक ट्रांसफ़र होती हैं। बंडल ऑफ हीच क्या होती हैं? राइजेज फ्रॉम एवी नोड। ये एवी नोड से राइज होता है और नीचे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और राइट और लेफ्ट में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके दोनों साइड में ये रन करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो परकिंजे सिस्टम है, या परकिंजे फाइबर्स आप कह सकते हैं। तो हर जो बंडल ऑफ हिज है इससे ये परकिंजे फाइबर्स निकले हुए होते हैं और ये पूरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में स्प्रेड करते हैं। तो ये है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला है एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू गिव रिस्पांस टू स्टिमुलस। तो कोई भी स्टिमुलस है उसमें टिश्यू क्या रिस्पांस कर रहा है उसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि जब मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अंदर का और बाहर का, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का और बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इस टाइम पे ये इनर साइड में मोर नेगेटिव होता है और आउटर साइड में मोर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नोन एज एक्शन पोटेंशियल। तो जो कार्डियक मसल्स हैं उनका कंट्रैक्शन है एक्शन पोटेंशियल से इनिशिएट होता है। ये दो तरह के होते हैं, पहला डीपोलराइजेशन, दूसरा होता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के समय जो डीपोलराइजेशन क्या है? इनिशियल फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन विच इनसाइड ऑफ मसल्स बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनर साइड में मोर नेगेटिव था, आउटर साइड में मोर पॉजिटिव था। लेकिन जब सेल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा था तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो इनसाइड के जो मसल्स हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं और आउटर साइड मोर नेगेटिव हो जाता है। रीपोलराइजेशन क्या होता है? रीपोलराइजेशन के प्रोसेस में जो मसल्स हैं वो रिवर्स बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चली जाती हैं। हमारा हार्ट जो है एक ऑटोमेटिक ऑर्गन है, मतलब कि हार्ट को इम्पल्सेस इनिशिएट करने के लिए किसी भी तरह के नर्व्स की ज़रूरत नहीं है। इनके स्पेशल मसल्स फाइबर्स होते हैं जो इसको इनिशिएट करते हैं, इनके नर्व इम्पल्सेस को। नर्व्स जो हैं इसमें रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो सिर्फ इसको रेगुलेट करती हैं, इनिशिएट नहीं करती हैं। नर्व्स आर नॉट इनिशिएटर, दे आर ओनली रेगुलेटर्स। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो इसको स्पीड अप करती हैं 100 से ज़्यादा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं इसको स्लो डाउन करती हैं 60 से कम।
तो जो नॉब्स हैं वो सिर्फ रेगुलेटर्स हैं, इनिशिएटर नहीं है, ये पॉइंट भी आपको पता होनी चाहिए। जो मायोकार्डियल सेल्स होती हैं वो एक स्पेशल तरह की सेल होती हैं। हर सेल्स के बीच में एक गैप जंक्शन होता है और इन जब एक सेल स्टिमुलेट होता है तो इस गैप जंक्शन के थ्रू अगले सेल को भी स्टिमुलेट कर देती है ये। तो फिर जो एसओ नोड है जब ये स्टिमुलेट होता है तो इसे सिर्फ एक सेल को स्टिमुलेट करना होता है, बाकी जो सेल होते हैं अपने आप स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये मैंने एक मायोकार्डियल सेल को देखिए ड्रॉ कर रही हूँ और इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे पास होती है और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ईसीजी पैटर्न पर कैसे ट्रांसलेट होती है। इस टाइम पर ये जो मायोकार्डियल सेल है स्टिमुलेट नहीं है, रेस्टिंग पोजीशन में है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा है, तो इस समय इसका एक रेस्टिंग मेमोरियल पोटेंशियल होगा। अभी हमने जाना कि रेस्टिंग मेमोरियल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डिफरेंस होता है और ये इनसाइड मोर निगेटिव होता है और आउटसाइड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका जो रेस्टिंग मेमोरियल पोटेंशियल है ये -90 है, -90 मिलीवोल्ट है। अब इसको स्टिमुलेट किया जाएगा। मान लीजिए इसको मैंने स्टिमुलेट कर दिया तो कुछ जो कैटायंस हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ये अंदर की तरफ आएंगे। मान लीजिए बाहर सोडियम है, पोटेशियम है, ये अंदर की तरफ आने लगेंगे क्योंकि ये स्टिमुलेट हुआ है तो बाहर की जो पॉजिटिविटी है वो अंदर आती है, अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर जाती है। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल में आएंगे तो इनकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिविटी बाहर जा रही है, कैटायंस अंदर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। तो मान लीजिए इसका थ्रेशोल्ड -70 मिलीवोल्ट है। तो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा, मान लीजिए ये -90 है, ये -70 तक पहुंचा, जैसे ही ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा वोल्टेज जो गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए ये सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड, ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ से सोडियम अंदर आने लगता है। बहुत सारे सोडियम जब अंदर आने लगेंगे तो इसकी नेगेटिविटी कम होने लगेगी, धीरे धीरे ये 0 तक पहुंच जाएगा, 60, 50, 40 और ये धीरे धीरे 0 तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मान लीजिए +10 तक पहुंच गया, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा सोडियम, या फिर सिंपली कहें तो ये जो मेम्ब्रेन है अब ये डीपोलराइज हो गया है। तो जब ये सेल डीपोलराइज हो जाएगा तो डीपोलराइज सेंसिटिव कैल्शियम और पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। मान लीजिए ये कैल्शियम और पोटेशियम चैनल है, तो डीपोलराइज जब सेल हो जाता है तब ये ओपन हो जाते हैं, ये ओपन हो जाएंगे। जब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम जो है वो बाहर जाने लगेंगे, धीरे धीरे जो है ये अपना कैटायंस लूज करेगा। पोटेशियम बाहर जा रहे हैं तो कैटायंस लूज होने लगेंगे और नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी। जैसे ही ये 0 तक पहुंचेगी तो फिर क्या होता है, कैल्शियम अंदर आने लगता है। कैल्शियम अंदर आने लगता है तो ये जो कैटायंस हैं फिर कैटायन गेन होने लगता है, तो ये जो लॉस और गेन है ये पोटेंशियल को बैलेंस करता है। कैटायंस अंदर भी जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो ये जो है ये बैलेंस करके रखता है। कुछ समय के बाद जो है ये कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है, लेकिन जो पोटेशियम चैनल है और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कैल्शियम चैनल मान लीजिए ये बंद हो गया कुछ समय बाद, लेकिन ये पोटेशियम चैनल और भी ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। तो बहुत सारे पोटेशियम जो हैं वो बाहर जाने लगते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाने लगते हैं, तो सेल जो है अगेन इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है और अपनी नॉर्मल जो उसकी पहले की वैल्यू है -90 वोल्ट पे मिलीवोल्ट पे पहुंच जाता है। तो इस टाइम पे जो है मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई है। पहले ये बढ़ा, डीपोलराइज हुआ, उसके बाद कैटायंस बाहर जाने लगे तो ये रीपोलराइज हो जाता है। जब सेल का डीपोलराइजेशन हो रहा होता है तो जो सोडियम अंदर आ रहे होते हैं वो इस गैप जंक्शन के थ्रू नेक्स्ट सेल में भी चले जाते हैं, नेक्स्ट सेल को ट्रिगर करते हैं। तो नेक्स्ट सेल का भी डीपोलराइजेशन
एंड रीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन सेल में मूव करते हैं तो इसे एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ये मूव कर रहा है ना, एक्शन में है, इस सेल से इस सेल में, एक सेल और देखा जाए तो इस सेल में ऐसे ऐसे ये मूव कर रहे हैं, तो ये एक्शन पोटेंशियल हो गया। रेस्टिंग मेमोरियल पोटेंशियल है, स्टिमुलेट हुआ सेल, डीपोलराइजेशन देन रीपोलराइजेशन, और ये जो प्रोसेस है इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है कि डीपोलराइजेशन जो होता है एसओ नोड और एवी नोड का, वो सोडियम डिपेंडेंट नहीं होता है। ये नॉर्मल हमने मायोकार्डियल सेल की बात की, तो जो एसओ नोड और एवी नोड है वो सोडियम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसमें सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होता है, वो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। तो जब हम बात करेंगे कि एसओ नोड और एवी नोड डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कैल्शियम गेन कर रहे हैं, सोडियम गेन नहीं कर रहे हैं। हमने जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जब स्टिमुलेट हो रहा था तो सोडियम गेन कर रहा था, लेकिन एसए नोड और एवी नोड के केस में ये कैल्शियम गेन करते हैं। ये हार्ट है, हार्ट 2 आर्टरिया हैं, 2 वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी नोड, और ये बीच में आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो है ये फाइब्रस एनुलस प्रेजेंट होता है। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है वो सिर्फ एवी नोड की होती है। ये जो फाइब्रस एनुलस होते हैं इन पे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ तक आके कनेक्टिविटी जो है वो डेथ कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ईसीजी मशीन क्या होता है? ईसीजी मशीन है जो वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दैट रिकॉर्ड द चेंज इन इलेक्ट्रिविटी ऑफ द हार्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है उसको ईसीजी मशीन रिकॉर्ड करता है। यानी कि जो ईसीजी मशीन है वो गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर इसके इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं गैल्वेनोमीटर के, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ईसीजी पढ़ रहे हैं, ईसीजी के टॉपिक में ये गैल्वेनोमीटर कहाँ से आ गया? तो ये बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा अगर आप समय देंगे तो ईसीजी पैटर्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्यों मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का एक पीस लेते हैं और उस पर गैल्वेनोमीटर को अप्लाई करते हैं और इसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करते हैं। तो एक पीस अगर लेते हैं हम मायोकार्डियम का, तो उसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे, तो और सारे सेल्स के बीच में गैप जंक्शन होगा, ये हमने अभी बात की, क्योंकि स्पेशल सेल्स होते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर मशीन है और इसका ये मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस समय जो सेल हैं वो रेस्टिंग में पोटेंशियल में है, रेस्टिंग पोजीशन में है, तो इस समय पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है कुछ भी रीड नहीं करेगा, निडल जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी। मान लीजिए इधर नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव साइन है, तो अभी ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। सारी जो मेम्ब्रेन है अभी रेस्टिंग है, तो फिर सब नेगेटिविटी अंदर होगी, नेगेटिविटी मोर नेगेटिव होता है, अभी हमने बात की। ठीक है, जब हम ए पॉइंट से इसे स्टिमुलेट करेंगे, मान लीजिए हमने ए पॉइंट से इसे स्टिमुलेट किया, तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ए पे स्टिमुलेट कर रहे हैं तो ये बी की तरफ जाएगी। सेल को हमने अलग से बनाया, ये डीपोलराइज हो रही है तो ये पॉजिटिव होती चली जाएगी। ए पॉइंट पे इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो ऐसे रन करेगी इधर से।
ये पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रही हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मूव कर रही हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उनको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर का जो पॉइंटर होता है उस तरफ होता है जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव वेव मूव कर रही हैं पॉजिटिव की तरफ, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव साइड है, तो इसका जो पॉइंटर है वो पॉजिटिव यानी बी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर बी की तरफ है और पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसलिए इसके हेड पे पॉजिटिव लिखेंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि लेंथ ऑफ जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर की लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जितना ज़्यादा होगा वेक्टर उतना ज़्यादा लंबा होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स कम होगा तो जो वेक्टर है वो छोटा बनेगा। तो पॉजिटिव चार्जेज हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं, तो ऐसे में जो गैल्वेनोमीटर का निडल है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा। तो मान लीजिए हमारा ये तो न्यूट्रल में है क्योंकि सारे रेस्टिंग मेमोरियल पोटेंशियल है, लेकिन जब हमने स्टिमुलेट किया पॉजिटिव वेव दिया तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा। तो जब पॉजिटिव की तरफ मूव करती है तो जो वेक्टर बनता है वो पॉजिटिव बनता है, वेक्टर जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जब सेल पूरी तरह से डीपोलराइज हो जाएगा, मान लीजिए ये जो सेल है पूरी तरह से डीपोलराइज हो गया, तो इस समय पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो निडल है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का जो निडल है अभी पॉजिटिव की तरफ मूव किया था, ये वापस न्यूट्रल पे यानी कि जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। अब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो रीपोलराइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो लूज होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो वापस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। ये हमारा सेल्स है, कंप्लीटली डीपोलराइज्ड है, रेस्टिंग पोजीशन में है। अब ये प्रॉपर फिर ये निगेटिव होने लगेंगे, रीपोलराइज होने लगेंगे। तो रीपोलराइजेशन में ये मूव किधर करेगा, वेक्टर जो है वो बी से ए की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म होगा ये उल्टा फॉर्म होगा, और वेक्टर के जो हेड पे सिंबल लगाएंगे वो नेगेटिव का लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इस टाइम पे मूव हो रहे हैं। डीपोलराइजेशन में जो हेड ऑफ वेक्टर था वो पॉजिटिव साइन था, रीपोलराइजेशन में जो हेड ऑफ वेक्टर का साइन है वो निगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव, ये हमारा निगेटिव और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, निगेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं निगेटिव वेव हैं और निगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। तो इस समय पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो अगेन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब निगेटिव की तरफ मूव करता है तो डिफ्लेक्शन अगेन पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए ये जो गैल्वेनोमीटर है ये न्यूट्रल पे आ गया था, ये अगेन पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जब पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है, निगेटिव की तरफ मूव करेगा तो भी जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होता है। दो सिचुएशन हमने समझ लिया, अगर पॉजिटिव वेव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा, निगेटिव वेव निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव वेव निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है तो फिर जो डिफ्लेक्शन है वो निगेटिव होता है। तो ये याद रखना है पॉइंट, ये आगे ईसीजी में हमारे बहुत काम आएगा।
तो बेसिक जानने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि हार्ट में एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट होते हैं और ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इवेंट हैं वो कैसे कार्डियक वेक्टर को फॉर्म करते हैं और ये जो कार्डियक वेक्टर हैं वो ईसीजी पेपर पे कैसे ट्रांसलेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स क्या क्या हार्ट में होते हैं। पहला होता है, ये देख लीजिए, तो आर्ट्रियल पहले डिपोलराइजेशन होता है आर्ट्रिया का, उसके बाद एवी नोड का स्टिमुलेशन होता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन होता है। जो वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है वो 3 पार्ट में होता है। पहला ये सेप्टम का डिपोलराइजेशन होता है, फिर ये मेजर जो वेंट्रिकुलर एरिया है उसका डिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, उसके बाद बेजल डिपोलराइजेशन होता है और नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का होता है। तो हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये जो हमारा हार्ट है इस पे हम गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। ईसीजी मशीन में अगर आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको पैर की तरफ लगाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ऊपर लगाते हैं राइट साइड में। तो इस तरह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो अप्लाई होता है। तो इस तरह से इसको ये लगा रहे हैं हम। हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी वॉल्यूम कंडक्टर होती है, एक छोटी से छोटी जो स्मॉल एक्टिविटी होती है उसको भी डायग्नोस कर सकती है। तो बॉडी सरफेस पे इलेक्ट्रोड को अप्लाई करके हम हार्ट की एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो है कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है और कैसे हो रही है इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी हार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोड कुछ भी सेंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके बाद से जब एसओ नोड स्टिमुलेट होगा, तो जब एसओ नोड स्टिमुलेट होगा तो आर्ट्रियल वेक्टर प्रोड्यूस होगी। तो जब एसओ नोड स्टिमुलेट होगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी वो एसओ नोड के आसपास के जो सेल्स हैं, यहाँ के जो आसपास के सेल्स हैं उनको पहले डिपोलराइज करेगी। एक ग्रुप के सेल के बाद ये दूसरा ग्रुप डिपोलराइज होगा और ऐसे डिपोलराइजेशन होगा, फिर थर्ड ग्रुप। तो आप देख पा रहे हैं कि जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है वो एसओ नोड से आर्ट्रियल मायोकार्डियम की तरफ जा रही है और इसका जो डायरेक्शन है ये आप ऐसे देखिए, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड है। ये आपको देख के समझ में ऐसे 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 कर रही है। तो वेव ऑफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड बनेगा। तो जो वेक्टर फॉर्म होगा वो स्मॉल वेक्टर फॉर्म होगा, डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड है। इसकी जो वेलोसिटी है वो मॉडरेट वेलोसिटी होगी। तो इसका जो वेक्टर बन रहा है हमारा स्मॉल वेक्टर है, डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, वेलोसिटी इसकी मॉडरेट है। तो ये जो बनेगी पॉजिटिव की तरफ से, ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव डिपोलराइजेशन, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, मीन्स कि पॉजिटिव वेव है और पॉजिटिव साइड में मूव कर रही है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। ये हमारा जो पेपर है, मान ये पेपर ऊपर पॉजिटिव साइड होता है, निगेटिव नीचे साइड होता है। तो ये पी वेव फॉर्म होगी। पहले कोई भी सेंस नहीं कर रहा था, कोई भी न्यूट्रल पोजीशन में था, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये पी वेव फॉर्म होगा। जब दोनों आर्टरियाँ कम्प्लीटली डीपोलराइज्ड हो जाती हैं तो ये फाइब्रस एनुलस को हीट करती हैं। आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो फाइब्रस होते हैं उनको हीट करती हैं, और ये जो फाइब्रस एनुलस होते हैं ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। तो जो भी करंट यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से पहुँच रही है, वो ख़त्म हो जाती है। जो भी करंट, बस एवी नोड एक सिंगल पॉइंट है। ये जो एवी नोड है ये एक सिंगल पॉइंट है जहाँ से जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है वो आर्टरिया से वेंट्रिकल तक ट्रांसफ़र होती है। एवी नोड इज सिंगल विंडो बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। तो जो भी डिपोलराइजेशन की वेव एवी नोड को हिट करेगी वही वेंट्रिकल तक ट्रांसफ़र होगी। तो सेकेंड हमारा जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है स्टिमुलेशन ऑफ एवी नोड। नाउ एवी नोड सेल्स जो हैं वो स्लो कंडक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जो करंट है बहुत ही स्लो स्पीड में पास होती है। तो करंट जो है एवी नोड से वेंट्रिकल तक पहुँचने में इसको लगभग
0.1 सेकेंड लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आर्टरिया जो है वो कम्प्लीटली कंट्रैक्ट कर सके और वेंट्रिकल को फील कर सके। हमने पहले भी जाना था, अगर कंडक्शन फास्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस लेवल पे एवी नोड पे स्लो कंडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एवी नोड के डीपोलराइजेशन के दौरान स्लो कंडक्शन है तो जो भी वेक्टर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बनता है, ईसीजी मशीन उसे रीड नहीं कर पाती है। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट होता है, मतलब उसमें मोशन हो रहा है लेकिन इतना स्लो है कि बिल्कुल भी ईसीजी मशीन रीड नहीं कर पाती है। तो जो मशीन है उसमें जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो वापस न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हमारी पी वेव क्यों बन रही है? पी वेव हमने पढ़ा ये आर्टरियल डीपोलराइजेशन की वजह से बन रही है, ये पी वेव बनती है, ठीक है। और जब स्टिमुलस ऑफ एवी नोड होता है तो उस समय पे हार्ट साइलेंट होता है तो एक स्ट्रेट लाइन आगे बनती है। अब जो करंट है ये बंडल ऑफ हिट से होते हुए परकिंजे सिस्टम तक पहुंचता है। अब परकिंजे सिस्टम में ये जो बंडल ऑफ हिज है परकिंजे फाइबर्स, इनमें कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, मतलब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो है स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और इसमें कंडक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो वेंट्रिकुलर का जो डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल्स का जो डीपोलराइजेशन है वो 3 स्टेप में होता है। पहले जो है सेप्टम का, ये जो सेप्टम है इसका डिपोलराइजेशन होता है, फिर मेजर वेंट्रिकुलर पार्ट है इसका डिपोलराइजेशन होता है, फिर वेजल पार्ट का डिपोलराइजेशन होता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का पहले लेफ्ट पार्ट डिपोलराइज होता है, उसके बाद फिर राइट पोर्शन उसका डिपोलराइज होता है। तो जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है वो किधर जाएगी? वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो वेक्टर बनेगा वो स्मॉल बनेगा लेकिन फास्ट होगा और जो उसका डायरेक्शन है वो राइटवर्ड एंड अपवर्ड होगा। तो स्मॉल वेक्टर बनेगा, फास्ट होगा, राइटवर्ड एंड अपवर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेक्टर है पॉजिटिव है लेकिन ये पॉजिटिव से दूर जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाएगा तो जो वेक्टर है जो डिफ्लेक्शन है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो स्मॉल है, फास्ट है, देखिए, और तुरंत से जाके फिर वापस न्यूट्रल पे आ जा रहा है। तो ये जो क्यू वेव बनती है ये सेप्टम डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन से पी वेव बना स्टिमुलेशन, और ये सेप्टम डीपोलराइजेशन की वजह से क्यू बनती है। अब जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव है, फास्ट है, नीचे की तरफ जाके ये तुरंत वापस आ जाती है। अब मेजर पार्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइज होगा ये यहाँ तक, ये जो मेजर वेंट्रिकुलर पार्ट है वो डिपोलराइज होगा। परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो डीपर मायोकार्डियम में, ये देखिए परकिंजे फाइबर है ये डीपर मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले इनर मायोकार्डियम जो अंदर के मायोकार्डियम है ये स्टिमुलेट होंगे, उसके बाद ये बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स थिकर होता है, मोटा होता है। तो डिपोलराइजेशन की जो वेव है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत सारे वेक्टर फॉर्म होंगे, ये ऐसे ऐसे जाएंगे इनर से आउटर की तरफ, बहुत सारे वेक्टर जो हैं वो बनेंगे। दोनों जो हैं सेम टाइम पे फॉर्म हो रहे हैं तो दोनों वेक्टर को ऐड करने पे जो नेट वेक्टर फॉर्म होगा वो डाउनवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड होगा और स्ट्रॉन्ग वेक्टर फॉर्म होगा। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव वेव है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव होगा और बिग होगा। ये जो वेव बनती है ये हमारा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। तो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये बिग वेक्टर है, स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है, डाउनवर्ड है और लेफ्टवर्ड है, ठीक है। ये आर वेव है हमारी। अब नेक्स्ट आता है ये
बेजल जो पार्ट है इसका डिपोलराइजेशन होगा। तो इस समय ये देखिए वेव जो है वो ऐसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे डिपोलराइज करेंगे। तो इस समय पे जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन की जो वेक्टर बनेगा वो अपवर्ड बनेगा और राइटवर्ड बनेगा, अपवर्ड एंड राइटवर्ड की तरफ है। तो अगेन पॉजिटिव वेक्टर फॉर्म होगा और पॉजिटिव वेव है, नेगेटिव की तरफ फॉर्म हो रही है। तो प्लस यही सेम चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगी तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और ये पर फास्ट होगा, स्मॉल फास्ट डिफ्लेक्शन होगा। तो निडल तुरंत नीचे की तरफ जाएगी नेगेटिव साइड में और फिर तुरंत वापस आ जाएगी। तो ये हमारी बन गई वेजल डिपोलराइजेशन की वजह से एस वेव हमारी बनती है। डिपोलराइजेशन के बाद अब रिपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन बाहर से अंदर की तरफ होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो सेल लास्ट में डिपोलराइज होती है वो सबसे पहले रिपोलराइज होती है। तो डिपोलराइजेशन के दौरान हमें 3 वेक्टर्स मिले थे, लेकिन रिपोलराइजेशन जो है स्लो प्रोसेस है, तो जो करंट है वो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पर और एक सिंगल वेक्टर फॉर्म होता है। तो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, करंट जो मूव करेंगे जो वेक्टर फॉर्म होगा वो अपवर्ड एंड राइटवर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का जो वेक्टर बनेगा वो अपवर्ड एंड राइटवर्ड बनेगा। तो अब ये जो है निगेटिव वेक्टर है, निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगेन जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव रिपोलराइजेशन में निगेटिव करंट फ्लो कर रहे हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा और हमें टी वेव मिलेगी। सॉरी, इसके बारे में हमने बात नहीं की। तो जब हार्ट डिपोलराइज हो जाता है तो उस समय हार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो ये उस स्टेट में एसटी बनता है जब हार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, हार्ट कम्प्लीटली डिपोलराइज, वेंट्रिकल कम्प्लीटली डिपोलराइज हो चुके हैं और रिपोलराइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से हमें टी वेव मिलता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की हमने बात की, आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन के बारे में हमने बात नहीं की। आर्ट्रिया का भी रिपोलराइजेशन होता है और जब ये आर्ट्रिया का रिपोलराइजेशन होता है उसी टाइम पे वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन शुरू हो जाता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो आर्ट्रिकल जो रिपोलराइजेशन है बहुत ही वीक एक्टिविटी होती है, वो मास्क हो जाती है, छुप जाती है और निडल इंडिपेंडेंटली कुछ भी मूव नहीं करता है और हमें वो रीड नहीं हो पाता है। तो हमने ये समझ लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कभी ना यहाँ पर एक छोटी सी और वेव मिलती है जिसे यू वेव बोलते हैं और ये पेपिलरी मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होता है। ये जो है नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न है, इसमें 2 आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन वो लाइन होती हैं जो स्ट्रेट लाइन होती हैं जब निडल जो है उसमें कोई भी फ्लैक्चुएशंस नहीं हो रहा होता है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन व्हेन निडल इज़ नॉट फ्लैक्चुएटिंग। 2 आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हमें मिलती है। अब हम इसके सेगमेंट और वेव्स के बारे में तो हमने जान लिया कि पी वेव है, क्यू आर एस टी वेव हमें मिल रही है, यू वेव है। तो ये कैसे कैसे मिल रही है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज करा लेते हैं। जब आर्ट्रिया का रिपोलराइजेशन हो रहा होता है तब हमें पी वेव मिलती है और इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है स्मॉल डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड फॉर्म होता है। जब एवी नोड डिस्टिमुलेट होते हैं तो उस समय पे ईसीजी रीड नहीं कर सकता है, इसलिए हमें आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है। उसके बाद सेप्टम का डिपोलराइजेशन होता है और सेप्टम के डिपोलराइजेशन से हमें क्यू वेव मिलती है, नेगेटिव वेव है क्योंकि ये फास्ट राइटवर्ड एंड अपवर्ड जाती है। मेजर वेंट्रिकुलर जब डिपोलराइजेशन हो रहा होता है तो उस समय हमें आर वेव मिलती है, आर वेव है।
बेसल डिपोलराइजेशन के समय हमें एस वेव मिलती है। जब हार्ट कम्प्लीटली डिपोलराइज होता है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, उस समय हमें ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बाद के समय हमें टी वेव मिलती है। यू वेव ज़रूरी नहीं है कि सारे ईसीजी में आपको दिखे, ये कभी कभी दिखती है और ये पेपिलरी मसल्स में एक्टिविटी के कारण, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग इंटरवल सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। QRS को एक साथ QR कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वेव्स को हमने जान लिया, सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो दो सेगमेंट्स आपको ईसीजी में देखने को मिलेंगे। पहला है PR सेगमेंट। PR सेगमेंट जो है वो एंड ऑफ P वेव, यानी कि ये वाला जो एंड है ये एंड ऑफ P वेव, और बिगनिंग ऑफ QR कॉम्प्लेक्स, यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो है ये PR सेगमेंट होता है। तो ये जो PR सेगमेंट है, कंडक्शन हो रहा होता है AV नोड के थ्रू, तो उस समय कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंजेज ECG में नहीं दिखते हैं और ये PR सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है। दूसरी जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बन रही है वो है HT। ये HT सेगमेंट होता है। HT सेगमेंट जो है वो एंड ऑफ S वेव और बिगनिंग ऑफ T वेव के बीच में होता है, ये होता है HT सेगमेंट। दो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जिन्हें सेगमेंट बोलते हैं, ये दिखता है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, HT सेगमेंट के दौरान जो हार्ट है वो कम्प्लीटली डीपोलराइज हो चुका है, लेकिन अभी तक रीपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है। दूसरी जो चीज़ पाई जाती है वो इंटरवल है। तो इंटरवल जो है वो कुछ वेव्स और सेगमेंट का सम होता है, मतलब वेव्स और सेगमेंट मिला के बनता है इंटरवल। तो पहला है PR इंटरवल। PR इंटरवल जो है वो P वेव की बिगनिंग से शुरू होती है और QR कॉम्प्लेक्स जो है उसकी बिगनिंग तक होती है। तो PR इंटरवल अगर कहें तो उसके पास P वेव होता है और PR सेगमेंट होता है। ये P वेव है और PR सेगमेंट दोनों को मिक्स करके PR इंटरवल बनता है, यानी कि आर्टेरियल का डीपोलराइजेशन और AV नोड में कंडक्शन, इन दोनों को मिला के PR इंटरवल बनता है। एक QRS इंटरवल भी होता है। ये जो QRS ड्यूरेशन है इसमें 3 वेव्स को मिला दिए जाते हैं, तो ये QRS इंटरवल है। नेक्स्ट है QT इंटरवल। QT इंटरवल जो है बिगनिंग ऑफ QRS से शुरू होता है और T वेव तक, एंड ऑफ T वेव तक होता है, अप टू एंड ऑफ T वेव। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं, QT इंटरवल में आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। दो चीज़ जो है आपके QT इंटरवल में आता है। तो हमने पढ़ लिया हार्ट में क्या क्या सेगमेंट है, वेव पढ़ लिया, ECG में सेगमेंट पढ़ लिया, इंटरवल पढ़ लिया। अब हम हार्ट के टाइमिंग और ड्यूरेशन को पढ़ते हैं, मतलब डिफरेंट वेव, सेगमेंट और इंटरवल में कितनी टाइमिंग लगती है, ड्यूरेशन क्या होता है, उसको जानते हैं। तो जो ECG पेपर होता है ये एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है और इसमें 2 तरह के स्क्वायर होते हैं। एक ये देखिए बिग स्क्वायर है, तो जो ECG पेपर है, पेपर में आप देख पा रहे होंगे 2 तरह के स्क्वायर हैं। एक ये जो है बिग स्क्वायर है और उसके अंदर ये छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो ये जो स्क्वायर हैं ये इनकी जो टाइमिंग होती है ये 0.04 सेकेंड की होती है और जो लार्ज स्क्वायर होते हैं इनकी जो टाइमिंग होती है ये 0.2 सेकेंड की होती है। नॉर्मली जो ECG पेपर की मशीन होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 25 mm पर सेकेंड की होती है। तो 1 सेकेंड में जो है इसके 5 बिग स्क्वायर पास होते हैं। 1 सेकेंड में अगर देखें तो 5 बिग स्क्वायर पास होते हैं। तो 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो जो मशीन की स्पीड होती है उसमें 0.2 सेकेंड में 1 बिग स्क्वायर पास होती है और 0.04 सेकेंड में 1 स्मॉल स्क्वायर पास होती है। तो 1 मिनट में 300 बिग स्क्वायर्स ECG मशीन में पास होती है। तो
अगर किसी का हार्ट रेट नॉर्मल 72 पर मिनट की स्पीड से चल रहा है तो लगभग इसमें कितना टाइम लगता है? पी वेव में लगभग 2.5 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स हैं, यानी कि 0.1 सेकेंड लगता है। पी आर सेगमेंट में, ये आपका पी आर सेगमेंट में 2.5 स्मॉल स्क्वायर हैं लेते हैं, 0.1 सेकेंड लगता है। क्यू आर कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स में भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर लगभग जाते हैं और उसमें 0.1 सेकेंड लगता है। जो क्यू टी इंटरवल है, यानी कि क्यू वेव के शुरू होने से लेके टी वेव तक एंड होने तक, ये जो क्यू टी इंटरवल है इसमें 10 से 11 सेकेंड लगते हैं, 10 से 11 स्मॉल स्क्वायर लगते हैं। तो ईसीजी में वेव कैसे बनती है ये हमने जान लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईसीजी को पढ़ते कैसे हैं और इसकी एबनॉर्मलिटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो ईसीजी है वो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नया चैनल है मेरा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।